नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए एक फंडामेंटल फैसिलिटीज़ के रूप में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम किसी भी कंट्री के ग्रोथ के बेसिक 3 पिलर्स को देखें, हेल्थ है, एजुकेशन है एंड थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे GS3 मेंस के सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एनर्जी है, पोर्ट्स है, रोड्स है, एयरपोर्ट्स है, रेलवेज है। अगर हम यूपीएससी यूपीपीएससी के मेंस के पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालिसिस करें, इन वेरियस डायमेंशन से रिलेटेड करंट को लिंक करते हुए कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनकी वेरियस डायमेंशंस को हम बहुत ही एलेबरेट वे में डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में इन सारे एरियाज़ के रिस्पेक्ट में क्या कंस्ट्रेंट है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी कंट्री के सस्टेन इकोनॉमी के लिए। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली डायमेंशन एनर्जी को, इसके वेरियस एस्पेक्ट को इंडिया के रेफरेंस में बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे कि हमारा जो पावर सेक्टर है उसमें कंस्ट्रेंट क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी हो, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी हो। इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, और हमारे जो आज की और हमारे फ्यूचर इंडिया की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और मेजर कंसर्न क्या हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उनके वेरियस एग्जांपल्स को अपने आंसर में यूज़ करके हम उसे इंडिस कर सकते हैं। इससे पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स एथिक्स। स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कलेक्टिव बिहेवियर और एक हेल्दी सोशलाइजेशन अगर करता है। ये जो स्पोर्ट्स एथिक्स है ना, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ अप्लाइड एथिक्स। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो इसे गाइड करता है। डिफरेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करते हैं और रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फील्ड में इसे इन्फोर्स करते हैं, लाइक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी गाइडलाइंस हैं। अगर हम एक स्पोर्ट्स पर्सन की वर्च्यूज़ को देखें, इसके 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं। फेयरनेस है, इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेयरनेस, एक्चुअली कंपटीशन है ना, वो इक्वल्स के बीच में होना चाहिए, सो दैट कोई भी किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो पाए, लाइक मैच फिक्सिंग है, डोपिंग है। इस तरह के अनफेयर प्रैक्टिसेस में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट ना हो। इंटीग्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन में, उसके थॉट में, उसके बिहेवियर में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। शायद इसी इंटीग्रिटी की वजह से हम लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि हमने देखा, स्पोर्ट्स एक कलेक्टिव बिहेवियर को और एक हेल्दी सोशलाइजेशन को दर्शाता है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उसके अंदर अपने एक्शन के प्रति और अपने टीम के एक्शन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज स्पोर्ट्स है ना, इट रिक्वायर्स टीम स्पिरिट। जैसा कि हमने कई बार देखा, मिस्टर MS धोनी जब वो कैप्टन थे, जब भी कोई मैच हारते थे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते थे, और जब भी वो जीतते थे तो उसका क्रेडिट अपनी टीम को दिया करते थे। दैट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट। स्पोर्ट्स है ना, एक सोशल बॉन्ड की तरह है, बिकॉज ये सोशल इंट्रैक्शन को, एक टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है। मैच भी सिक्के के 2 पहलू की तरह है कि एक टीम जीतती है, दूसरी टीम हारती है। बट ट्रू स्पोर्ट्स स्पिरिट ये कहती है कि विनिंग टीम को लूजर टीम के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये जो 4 कोर क्वालिटीज़ हैं, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर उसके स्पिरिट को, स्पोर्ट्स एथिक्स को दिखाती हैं। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये सेट ऑफ फंडामेंटल फैसिलिटीज़ हैं जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ में और फंक्शनिंग में। एक तरह से हेल्प करते हैं इकोनॉमी को टू फंक्शन एंड ग्रो। ये एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए और फॉरेन एंड डोमेस्टिक बिजनेस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 रूप हैं, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में है बेसिक इंडस्ट्रीज़, एनर्जी, कम्युनिकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, इन्वेस्टमेंट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज। किसी भी कंट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो उसमें है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सीवेज, वाटर, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और वहाँ का मॉनिटरी सिस्टम। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क प्रोसेस को ईजियर बनाता है एंड रिजल्टिंग इन ए पॉजिटिव एंड हाई प्रोडक्टिविटी।
अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेशन को देखें, अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंज के एक मीडियम की तरह काम करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये कॉमर्स को, ट्रेड को प्रमोट करता है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रैपिड पेस के साथ एक्सपैंड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट को इन्हांस करता है, मोबिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को, लेबर एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है एनर्जी। हमारा इंडिया वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में 3rd प्लेस पे है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में इस साल के 31 मार्च का डेटा देखें, दैट इज इक्वल टू 399.467 गीगावाट। हमारे पावर सेक्टर में बहुत सारे कंस्ट्रेंट देखने को मिलते हैं। जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, डिफिनेशनल इश्यूज हैं लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन, डिमांड फॉर पावर। स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जो कि हम समझ सकते हैं अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट को साउदर्न स्टेट से। पर कैपिटा कंजम्पशन है जो वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। कई बार अनमीटर्ड कनेक्शन देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है और एक कॉम्प्लेक्स टैरिफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर हम पावर जनरेशन के क्षेत्र में देखें, जो पावर प्रोजेक्ट है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए टैरिफ बेस्ड बिडिंग को फॉलो किया जाता है। जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हैं उनका अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो, कमर्शियल कोल माइनिंग है उनका प्राइवेटाइजेशन हो, इंडिजिनस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को प्रमोट किया जाता है। जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं लाइक रूफटॉप सोलर जनरेशन, उन्हें प्रमोट किया जाता है। अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, सो दैट अर्बन एरिया में 24/7 पावर सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। पावर फॉर ऑल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट इनिशिएटिव है 24/7 पावर सप्लाई के लिए। उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो भी डिस्कॉम कंपनीज हैं उनके डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, जो भी सिलेक्टेड स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पर स्मार्ट ग्रिड के डेवलपमेंट के लिए। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 है। सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। वन नेशन वन ग्रिड, हमारी कंट्री के जो 5 रीजनल ग्रिड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करके एक नेशनल ग्रिड को प्रमोट किया गया है, सो दैट सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को जो भी डिफिसिट रीजन है वहाँ पे ट्रांसमिट कर सकें। गवर्नमेंट के द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, लाइक नेशनल एलईडी प्रोग्राम उजाला, उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम है। जो भी कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको एलईडी लाइट से रिप्लेस करने के लिए। एक है पैट मैकेनिज्म, परफॉर्म अचीव ट्रेड, जो भी हमारे 8 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वहाँ पर इमिशन को कम करने के लिए। स्टार लेबलिंग, साथी, मेथनॉल इकोनॉमी फंड, पेट्रोल और डीजल की यूज़ को कम करने के लिए। एक है यूनाटी, अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग एनर्जी एफिशिएंट नेचर। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। इस क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। कुसुम, सोलर पंप फॉर फार्मर 2019, इसमें फार्मर्स के लिए सोलर पंप का प्रोविज़न किया गया है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यहाँ फार्मर्स को इंकरेज किया जाता है कि वो सोलर पंप को इंस्टॉल करवाएं और इन केस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वो सेल करें डिस्कॉम कंपनी को। इससे क्या होगा, जो डीजल और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो कंजप्शन है वो कम होगा। 2008 में एक मिशन लॉन्च किया गया था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जिसमें एक टारगेट रखा गया था 2022 तक 20,000 मेगावाट सोलर पावर को ऐड करेंगे। इसे अभी 100 गीगावाट तक रेज कर दिया गया है। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015, इसमें बेसिकली पावर जनरेशन के लिए जो ऑफशोर एरियाज़ हैं उनके यूज़ को प्रमोट किया गया है। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, इसमें एक तरह से जो बड़े बड़े ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड सिस्टम है उनको प्रमोट किया गया है। इंडिया का एक वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर पार्क्स हैं,
सोलर सिटीज़ हैं। एक है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, ग्रीन हाईवे पॉलिसी, फेम 1 एंड 2, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट किया गया है। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसमें सूर्य मित्र बनाए गए हैं सो दैट वो यूथ को ट्रेन करेंगे फॉर सोलर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक अरुण मोबाइल ऐप है, सरल इंडेक्स है रूफ टॉप सोलर पावर जनरेशन के लिए। पहले स्कीम है 2015 की, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। पीएम उज्ज्वला योजना है, फ्री एलपीजी सिलेंडर्स कनेक्शन के लिए। पीएम ऊर्जा गंगा, एक नेशनल लेवल की गैस ग्रिड पाइपलाइन को बिछाने के लिए। गोवर्धन, ये एक तरह से जो फार्मर्स हैं ना और गांव में रहने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प करता है सो दैट जो कैटल डंग है और अदर वेस्ट है उसे बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। सीबीजी सतत, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसे ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में प्रमोट करने के लिए। इन सब को कहीं ना कहीं रेखांकित करता है हमारा SDG गोल 7 दैट रिक्वायर्स इंडिया टू प्रोवाइड एफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज टू ऑल। एक तरह से जो एक्सेस टू एनर्जी है ना वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को इम्प्रूव करती है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल वेलबींग। एनर्जी किसी भी कंट्री के 3-fold ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो 2030 का एजेंडा है ना वो एनर्जी को एक क्रिटिकल एस्पेक्ट के रूप में फोकस करता है, विच इज डायरेक्टली लिंक टू वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द ग्लोब। हमारे सोलर एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली हम कहीं ना कहीं सोलर पैनल्स के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और इनकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पर्याप्त इन्वेस्टमेंट की कमी है। रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी यूनिफॉर्म नॉर्म्स नहीं है और स्किल और टेक्नोलॉजी बैरियर तो है ही। फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरेशन और जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। बायोमास पावर जनरेशन के सेक्टर में सप्लाई चेन का इशू है और जो हाई एनर्जी कॉस्ट है दैट रिजल्ट इन रिनेगिंग ऑन ओल्ड पावर परचेज एग्रीमेंट। ये एक तरह से पावर ऑफटेक के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है और एक तरह से फर्दर इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। और इन सारी समस्याओं को, इन सारी कंस्ट्रेंट को दूर करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड हैं। एक्चुअली हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी की यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो टाइम ऑफ द डे टैरिफ को प्रमोट कर सकते हैं। एक कॉस्ट इफेक्टिव पावर ग्रिड बैलेंसिंग के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी रिन्यूएबल परचेज एप्लीकेशंस हैं वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होने चाहिए और इसके जो इंटर स्टेट सेल हैं उसको भी फैसिलिटेट करना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए एक नेशनल लेवल की मार्केट होनी चाहिए और नेशनल लेवल का रेगुलेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्कॉम ग्रिड के साथ जोड़ दे अगर, इट कैन ऑफर रिलायबिलिटी। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स सच एज सोलर फोटोवोल्टाइक और बायोमास, इनके कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कमर्शियल बायोगैस को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। ये कुछ तरीके थे जिनके माध्यम से हम एनर्जी सेक्टर में जो भी कंस्ट्रेंट हैं उनको कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, ये 2 या 2 से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कॉम्बिनेशन है जो कि अप्रोप्रिएट एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम बने टू फीड पावर टू लोकल लोड और ग्रिड। लाइक बायोमास विंड फ्यूल सेल है, फोटोवोल्टाइक विंड है, हाइड्रो विंड है, फोटोवोल्टाइक बायोमास है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो पावर आउटपुट है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और जो हमारा नेटवर्क है उसको हम ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंटीग्रेट हो जाते हैं तो आसानी से कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिल पाती है। इसमें लैंड का भी बहुत एफिशिएंट यूज हो पाता है और एक तरह से पावर का कंज्यूमर प्राइस काफ़ी कम हो जाता है। लॉसेस भी कम होते हैं, लाइन लॉसेस, ट्रांसफार्मर लॉसेस ये भी कम हो जाते हैं। इनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाता है और सिस्टम की क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बट ये जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स हैं इनके कुछ कंसर्न हैं। इनकी भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ग्रिड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का इशू आता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। एक मेजर प्रॉब्लम आती है रिसोर्स लोकेशन को लेकर के। पार्क की जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है ना वो लोकल वेदर पे डिपेंड करती है। इसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करें, यूज़ करें, एडवांस करें, तो उसमें प्रॉपर R&D, ट्रेनिंग, वर्कशॉप बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और विंड सोलर की इंटरमिटेंसी को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय एडिंग ए फास्ट रैम्पिंग सोर्स ऑफ पावर।
लाइक ओपन साइकिल गैस टरबाइन, इनकरेजिंग सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक कंप्लीट एनर्जी इकोसिस्टम के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेट होना नेसेसरी है। अगर हम इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को देखें, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है ना, वो पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है। और इंडिया का प्रपोजल है कि वो 10 गीगावाट ऑफ सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सेटअप करेगा। इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग का जो पोटेंशियल है कि अगले 5 सालों में करीब 50,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी एंड 1,25,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी। और हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से ओवरसीज़ मार्केट में अपने आप को एक लीडर के रूप में एक्सपेंड करेंगे। आखिर सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डेवलप करने की नीड क्यों है? टू हार्वेस्ट पोटेंशियल एंड सेल्फ रिलायंट। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कर्व करने के लिए, डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए, और जो हमारा INDC का टारगेट है ना, उसको अचीव करने के लिए कि 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट, जिसमें कि 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर पावर जनरेशन शामिल है। इंडिया में सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्रंच का इशू है, टेक्नोलॉजी एंड R&D पर्याप्त नहीं है, अनकॉम्पिटिटिव कॉस्ट का इशू है, क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, पॉलिसी के इश्यूज हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस हैं। USA WTO के सामने इंडिया की सोलर एनर्जी पॉलिसी को चैलेंज करता है सोलर पैनल की डोमेस्टिक सोर्सेज की लाइन के ऊपर। इसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड है, जैसे कि हम कंट्री में सोलर पार्क डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह पूरी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को क्रिएट करके इस तरह से हम पूरी कंट्री में सोलर पार्क डेवलप कर रहे हैं विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट सेंटर्स। एक कॉम्प्रहेंसिव सोलर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो कि बहुत अच्छे तरीके से सप्लाई नेटवर्क को, लोअर कॉस्ट सप्लाई एग्रीमेंट को, पावर में जो सब्सिडी है, R&D के लिए इंसेंटिव, इन सारे पॉइंट्स को कवर करें। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एक कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट को इन्वेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस को बिल्ड करने की ज़रूरत है। एनर्जी का लास्ट सेगमेंट है न्यूक्लियर एनर्जी। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनर्जी नीड भी बढ़ती जा रही है, और जो एनर्जी डिमांड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो फोकस है कार्बन एमिशन के रिडक्शन पर, इन दोनों के बैलेंस के साथ इंडिया को चलने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर हम इसे एनर्जी के अदर सोर्सेज से कंपेयर करें, देन इट इज़ ए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फसाइल फ्यूल्स की, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करती है और एक तरह से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करती है। ये एक्सटर्नल क्राइसिस पे डिपेंड नहीं करती, लाइक किसी कंट्री में अगर वार है तो। इसके प्रोडक्शन में अगर क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया गया तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। एक्चुअली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उनका जो बिल्डिंग एरिया है वो विंड और सोलर फार्म से काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में IAEA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए एक इन्वायरमेंट को इनेबल करती है। बट न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ मेजर कंसर्न है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक मेजर फैक्टर होता है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें डिफ़िकल्टी सामने आती है, उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका किसी अनएथिकल पर्पज़ के लिए मिसयूज एक मेजर कंसर्न है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी एक ग्रेट पोटेंशियल रखता है, बट एक प्रॉपर पॉलिसी मेजर्स की ज़रूरत है जहाँ पर हम स्पेशल फोकस कर पाएँ कि किसी भी तरह की न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल ना हो, और इसे हम अनएथिकल यूज से भी बचा पाएँ। किसी भी कंट्री का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस नेशन के लिए फ्यूल का काम करता है, एंड इन टर्न डिपेंड्स ऑन नेशंस ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।